हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज फिर से देख करके मुझे फिर से कुछ लोग परेशान हो गए होंगे कि हमारे प्रिय राहुल सर कहाँ हैं। तो बच्चों, राहुल सर की मैंने आपको बता दी थी कि पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। वो आज भी फादर को लेकर के हॉस्पिटल ही गए हैं और होपफुली कल से वो भी क्लास आपकी ले पाएंगे। इस बीच मैं आपके बीच हाजिर हूँ। और बच्चों, दूसरी बात ये कि ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ यूपी पुलिस के मैथ्स का। ये मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। और जो पहला वाला था वो भी मैंने ही यूपी पुलिस के जो लेवल है या वैकेंसीज का वो देख करके कि भाई किस तरह का पेपर आ सकता है मैक्स टू मैक्स यूपी पुलिस के लिए। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट भी उसी लेवल का लेकर के आया हूं, ताकि बच्चों को, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल यही क्वेश्चंस आएंगे या ऐसे ही आएंगे, पर ये कहूंगा कि लेवल यही रहेगा जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। आप जितने इस सेट में करके दिखाओगे मुझे, 20 में से कितना आपका स्कोर, आज मैं 20 नहीं, मैंने 18 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि 20 में मुझे लगता है 1 घंटे में ज्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। और ऐसा भी है कि हो सकता है एग्जाम में आपको 18 क्वेश्चन मैथ के और 57 रीजनिंग के पूछ ले। तो इसलिए मैंने आज 18 क्वेश्चन रखे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप 18 में से कम बच्चे 15 क्वेश्चन सभी सही करें। और इतना आपको करना भी चाहिए, जिस तरह का कंपटीशन आपको लड़ना है तो आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन करने ही होंगे। और बच्चों, बिल्कुल ये मैं आपसे कह कर के जा रहा हूं कि जा कह रहा हूं, अभी 1 घंटे आपके साथ हूं, कि आपको अपने लिए मेहनत करनी है, अपने परिवार के लिए मेहनत करनी है। जितना हो सके इस बार जान लगा दो, क्योंकि अगली भर्ती फिर 5 साल हम वेट नहीं कर सकते यूपी पुलिस के लिए। और बच्चों, ये यकीन मानना, इस बार 60,000 वैकेंसीज यूपी के अंदर बहुत होती हैं। बहुत सारा बच्चा गांवों गांवों का लगेगा, गांव के गांव खाली खाली हो जाएंगे पूरे। कैसे? जो सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ना आपके गांव में, पूरे के पूरे खाली, बचेंगे नहीं बच्चे कि बच्चा कहाँ गया जी, लग गया यूपी पुलिस में। ऐसा भी दौर आया था 2018 में, हुआ था ये, इस बार भी होगा। लेकिन उस गांव के गांव खाली में आप गांव को छोड़कर निकल जाओगे या गांव में ही रह जाओगे, ये बात सिर्फ आप पर ही डिपेंड करेगी बच्चों। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि जो आज का लेवल है, जो आज का प्रश्न है, उसको देखते हैं बच्चों कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। कि यदि ए और बी विषम संख्या, विषम संख्या आप जानते होंगे ऑड नंबर्स को कहते हैं, वो 1 3 5 7 9, तो तो इनमें से कौन सी सम होगी वो आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात इवन पूछ रहा है। इवन का कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का आए तो हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, वो सोच मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस किस सोच से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। अगर ए और बी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि तभी उनका नाम ए और बी है। आप ये तो नहीं कह सकते दोनों को 3 3 मान लो, विषम तो है ही 3। इसलिए नहीं कह सकता कि अगर दोनों को 3 3 मानना होता तो फिर ये ए बी क्यों कहता, ए ही कह देता, है ना। ए बी बोला है तो दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अब विषम मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप जो मानना चाहो मान लो। भैया, आप ये मानते होगे कि सर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जो ए बी के फॉर्मेट में आते हैं, मैं कहता हूं ये ज्यादा आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ही कह देता 1 और 3 संख्या विषम संख्याएं हैं, तब तो आपको सिर्फ 1 और 3 ही लेने पड़ते। लेकिन जब उसने बोला ए और बी विषम संख्या है, तो अब हम 1 3 3 5 5 7 जो मन करेगा लेंगे। तो ये तो और आसान हो गया ना, हम अपनी मर्जी का ले रहे हैं। तो 1 और 3, तो भैया 1 और 3 ए और बी की जगह रखते चले जाओ, जिस कॉम्बिनेशन से भी इवन आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। तो मैं इसमें रखूंगा तो ए कितना है 1, बी कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 1 into 3। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो भैया ये क्या है 7। सर ये तो ऑड है, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 7 ऑड है। अब मैं देखूं बच्चों इसको, a प्लस बी माइनस 1, तो a कितना है 1, प्लस b कितना है 3, -1, 3 और 1 4 में से 1 गया 3, तो 3 क्या है सर? ऑड है, विषम है, ये भी नहीं हो सकता।
अब मैं तीसरे ऑप्शन को चेक करता हूं, a प्लस बी 1 प्लस 3 प्लस 1। भैया 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, ये 5 क्या है सर, ये भी ऑड है। पहले तीन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं बना, तो मैं चौथे ऑप्शन पे जाऊंगा, a प्लस बी प्लस 2ab। तो भैया a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अगर मैं देखूं 3 और 1 4 और ये है 6, 4 6 10, 10 क्या है सर, ये E1 है और हमें E1 ही चाहिए था, तो वो मिला है डी ऑप्शन से। अब आप क्या होगा सर, 1 और 3 क्यों मान लिया आपने, 1 और 3 माने ही क्यों, तो भैया 1 और 3 मत मानो, आप कोई से और ऑर्डर ले लो, 3 और 5 ले लो या 5 और 7 ले लो, आपको अपने आप ही उत्तर तब भी यही मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत आसानी से ये प्रश्न आपने कर लिया। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर इस तरह से दिया हो जनरल फॉर्म में कि ऑड है इवन है, तो आप अपने पास से कुछ भी मान के रख सकते हो वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा देखें कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं, 17 से कटती हैं लेकिन 4 से ना कटती हो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है बच्चों। तो 17 से तो वो कटती हो लेकिन 4 से ना कटती हो, ऐसी संख्याएं अगर मुझे 15 से 160 के बीच देखनी है, तो बच्चा वैसे तो 17 का पहाड़ा ही बनेगा इसके बीच में। तो भैया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 दुसह में 170। तो 170 तो लूंगा नहीं, तो यही हुई 15 से 160 के बीच। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगी बच्चों, यही संख्याएं है वो। लेकिन अब मुझे कौन सी नहीं चाहिए, जो इनमें से 4 से कट रही हो वो नहीं चाहिए। ये 17 से कटने वाली तो ले ली, अब 4 से कौन सी कटती है सर, ये कटती है 4 से, तो ये नहीं लेंगे। 4 से और कौन सी कटती है सर, ये कटती है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो अब कौन से दो उत्तर हो गए, ये काट दो। अब टोटल गिन लो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 और 160 के बीच की हैं, 17 से कटती भी हैं और 4 से नहीं कटती। तो भाई ये मैंने देख लिया। पर बच्चों इसको क्या ऐसे ही करेंगे, क्या यही एक तरीका है, नहीं। अब चूंकि वो अगर 1600 तक पूछ लेता तो क्या मैं ऐसे लिखता, ये तो फिर बेकार की सी बात हो जाती ना बच्चों। तो अब मैं क्या करता, मेरे को क्या करना है, 160 में ही सीधा 17 का भाग दे लेना है। जैसे मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा सर, 9। अब इस 160 में वो संख्याएं घटानी है जो 17 से तो कटती हो लेकिन 4 से ना कटती हो। 17 और 4 इसमें एक से तो कटती हो और दूसरे से ना कटती हो, तो इन ऐसी स्थिति में इन दोनों का एलसीएम ले दिया जाता है। एलसीएम लेकर के हम देखेंगे कितना आएगा सर, 68। तो इसका मतलब है कि इसमें 68 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 68 से कटने वाली, यानी 160 में एक बार 68 का और भाग दे दीजिए, कितनी है सर, 2 है, तो उन 2 को माइनस कर दो, तो बच्चा 7 ऐसे भी आ जाएगा, ये ऐसे भी आ जाएगा बच्चों 7। ठीक है। अब चूंकि बच्चों हमने छोटी संख्या में भाग नहीं दिया 17 का, वरना इसमें भी करता मैं, अगर ये 150 से कुछ आता तो वो फिर मुझे घटानी भी पड़ती। पर चूंकि 15 से पहले 17 से कोई कटने वाली नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट संख्या में भाग दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि भाई ये प्रॉपर तरीका है, ये प्रॉपर वे है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं कि क्या, अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, 0.0025% का भिन्न रूप क्या होगा, इसका फ्रैक्शन रूप हमें बताना है बच्चों। फ्रैक्शन रूप क्या है, अब जैसे 0.0025, इस परसेंट को अगर मैं हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगाऊंगा बच्चों। जी हां, 100 लगा रहा हूं अपॉन में। अब बच्चे मैं देखूं कि पॉइंट, बच्चों लास्ट में आपसे चाहूंगा कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप मेरे को बताना आज 18 में से आप कितने करके जा रहे हो। इतना आप 100% यूपी पुलिस में करने वाले हो, इतना करने वाले हो पक्का, बिल्कुल अपने हाथों से सेट तैयार किया है मैंने। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसका पूरा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के।
ठीक है, तो अब मैं देखता हूं बच्चों, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पर 4 जीरो लगाऊंगा। तो ऊपर देखा मैंने 25 और नीचे क्या है, एक के आगे कितनी जीरो सर, 6 जीरो। तो एक के आगे 6 जीरो हो गई ना, ध्यान से सुनो। अब बच्चों ऊपर चूंकि पॉइंट एक अंक बाद दे रखा है, 2.5 लिख रखा है, तो इस 2.5 को अगर मैं एक जीरो का भाग दे दूं तो ये 2.5 हो जाएगा। क्या है सब आपको पता है भाई, 25 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो 2.5 होगा ना, ये ऐसे होगा ये 2.5। ठीक है, तो जब भी एक जीरो आप काट रहे हो तो ऊपर 2.5, क्योंकि सब में 2.5 आ रहा है, मुझे इस फॉर्मेट में उत्तर चाहिए। तो बच्चों नीचे क्या बची, 10 की पावर कितनी है सर, ऊपर तो 2.5 है, तो 2.5 और नीचे 10 की पावर कितनी है सर, 10 की पावर ये 5 है। इस 5 का मतलब क्या, एक के आगे जितनी जीरो हो उतनी 10 की पावर कह सकते हैं इसको। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 5 बार, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब आप कहो सर ये माइनस पावर कैसे आती है बच्चों, जब ये 2.5 बटे में है 10 की पावर 5, अगर ये बटे में 10 की पावर 5 है तो ये ठीक है, लेकिन जब मैं इस पावर को ऊपर लेके आऊंगा मल्टीप्लाई में, तो कोई भी पावर जब ऊपर आती है या ऊपर से नीचे जाती है, अपना स्थान बदलती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसको बस माइनस में लिख दिया जाता है। अर्थात इसको 10 की पावर -5 लिख सकता हूं। इसको वापस नीचे लेके जाऊंगा तो ये फिर से 10 की पावर 5 बन जाएगी प्लस वाली। तो कभी भी किसी पावर को माइनस करना हो तो नीचे से ऊपर रख दो, ऊपर से नीचे रख दो, सिंपल। माइनस को प्लस करना हो तो उसको नीचे ले आओ, ये रूल है। तो बच्चा उत्तर क्या रह गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है हमारे सामने, इस प्रयास के लिए घंटा एक ही है मेरे पास, इसलिए बच्चों मुझे थोड़ा सा तो तेज चलना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी है ये। इतना मैं मानता हूं कि इतना आपने सीख लिया होगा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो बच्चों, 6561 के वर्गमूल, देखिए कुछ क्वेश्चंस, ये यूपी पुलिस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूपी पुलिस के अंदर जिसमें थोड़ा सा आपको रीजनिंग यूज करनी है, सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी चूके तो सवाल आपके ऊपर पहलवान बन के खड़ा रहेगा बच्चों। देखो कितना आसान प्रश्न है आपके सामने, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके। अब 6561 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है बच्चों, तो आपको आता भी होगा, ट्रिक भी आती होगी, सिखाई भी होगी। नहीं सिखाई है तो अब सीख लेना। 81 इसका वर्गमूल बैठेगा, क्योंकि 80 का 64, तो अब उससे थोड़ा सा बड़ा है तो 81 के बाद ही एक आता है 89, तो ज्यादा दूर हो जाएगा। तो 81 इसका वर्गमूल। तो कह रहा है इसके वर्गमूल को ज्ञात करके, कर लिया ज्ञात, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करके। तो देखो फिर क्या बोल दिया, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करके विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो क्या परिणाम आएगा बच्चों, कितना आसान चीज हो गई है ना, नीचे 9 हो जाएगा और बच्चा उत्तर 9 ही आ जाएगा। कितना आसान है ना। अब फिर से एक बार बता देता हूं कि इसके वर्गमूल को ज्ञात करके वर्गमूल ज्ञात कर लिया, इस संख्या को, अब ये संख्या ये बन गई, इस संख्या को इसके वर्गमूल से विभाजित करें। तो इस संख्या को इसके वर्गमूल मतलब 9 से विभाजित करें तो क्या उत्तर आएगा, ये पूछा गया है। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे आता हूं, प्रश्न नंबर 5 है। जरा एक बार देखो कि भैया ये पूछा गया है 144 ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, अपॉन में है बी स्क्वायर सी, लेकिन 24 भी लिख रहा है। तो बच्चा संख्या देखिए, ऊपर ध्यान रहे, जब भी ऐसे प्रश्नों को कर रहे हो बस प्लस माइनस तो नहीं है बीच में। अगर प्लस माइनस नहीं है तो सबके बीच में गुणा मानी जाती है, मल्टीप्लाई इनटू। तो 24 से अगर मैं इसको काट दूं, अंकों को अंकों से काट दो, फिर 24 छिक्के। और जो ये बीज गणितीय शब्द, इनको अचर शब्द बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर इनको मैं काटूंगा तो ये कैसे कटते हैं, तो पावर में से पावर माइनस होती हैं बस इनमें। तो बच्चा 6 तो ऊपर आ जाएगा,
लेकिन जब बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 पावर, ऊपर 3 पावर, तो भाग में घातें घटती हैं, आपने सुना होगा। तो ए तो नीचे है ही नहीं, तो ए क्यूब तो ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। अगर नीचे ए होता तो उसको भी काटता, लेकिन नीचे ए तो नहीं है, तो ए तो पूरा पूरा ऐसे ही उतरेगा। बी का स्क्वायर है यानी 2 पावर है, वो 3 पावर है, तो बी की पावर हो जाएगी 3-2, तो नीचे से बी खत्म हो जाएगा। अब बच्चों सी की पावर ऊपर 3 है और नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मानी जाएगी। तो सी की पावर 3-1, तो बचा क्या, 6a का क्यूब, बी की 1 पावर और सी की 2 पावर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6a क्यूब बी सी स्क्वायर, 6a क्यूब बी सी स्क्वायर। तो बच्चों कितना आसान हो गया सवाल, है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या अब नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा सवाल दिखने में लग रहा है कि बड़ा सवाल होगा, पर बहुत आसान है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस किस चैप्टर का है, अगर आप देखोगे तो कोई बता सकता है कोई बच्चा कि किस चैप्टर में ऐसा प्रश्न होता है कि 5 किलोमीटर दूरी का एक वृत्ताकार पथ है, ए बी सी एक स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर 2.5 की स्पीड, 3 की स्पीड, 2 की स्पीड से गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः एक बार कितनी देर में मिलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, ये एलसीएम का चैप्टर है। एलसीएम जो चैप्टर है ना, ये उसका है। अगर आपने सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही चैप्टर का दिमाग में नाम याद आ गया ना, तो आधी चीज तो खत्म हो जाएगी आपकी। तो अब जब आपका दिमाग में आ गया एलसीएम का है, तो कहीं ना कहीं इसमें एलसीएम एचसीएफ की बात जरूर आएगी। तो भाई वही कर रहा हूं। तो जब देखिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, कोई व्यक्ति है, ए बी सी, ये 3 लोग दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 5 किलोमीटर का ये पथ है। तो ए अपनी स्पीड से, बी अपनी स्पीड से, सी अपनी स्पीड पे एक ही समय पर एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, अलग अलग स्पीड से। तो भाई ये चक्कर मार देगा कुछ थोड़ी देर में अलग में, बी किसी और देर में चक्कर मारेगा, सी फिर किसी और टाइम में। तो ये तीनों तो अब आगे पीछे हो गए, मिलेंगे ही नहीं कभी, पर मिलेंगे एक जगह। कैसे मिलते हैं ये, तो जब भी मिलने की बात आती है तो ये पूछ भी रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे, तो समय पूछना चाह रहा है। तो आपको पहले सबका एक चक्कर का समय निकालना होगा। तो समय, ए का समय निकालो पहले, ए का समय, जो समय आएगा उनका एलसीएम लेना है, एक साथ मिलाना मतलब एलसीएम। ठीक है, तो ए का समय कितना आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है सर 5 और चाल ए की कितनी है 2.5, तो चाल 2.5। तो बच्चा इसको काटूंगा तो 2 घंटे, ए को लग गए 2 घंटे। अब ऐसे ही बी का देखो, बी का समय, बच्चा बी का समय कितना लगेगा, तो बी 5 किलोमीटर की दूरी, दूरी बटे चाल, चाल भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 5 की, चाल है 3 की, ये तो कटेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं बटे में निकाल देंगे एलसीएम, हम पे क्या जोर पड़ रहा है। सी का समय कितना आ जाएगा, सी का समय होगा दूरी फिर 5 और चाल कितनी, सर चाल है सी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको समय कितने घंटे लगेंगे, सर इतने घंटे लगेंगे। अब आपको इस तीनों समय का एलसीएम निकालना होगा, जो एलसीएम आएगा इतने समय बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो बच्चा 2, 5/3 और 5/2 का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लाऊं बच्चों, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का। तो ऊपर का एलसीएम तो सर 10 आएगा, नीचे का एचसीएफ सर 1 आएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे जहां भी है आपका आंसर है। कितना आसान प्रश्न था ना बच्चों। चलिए अब आगे को कभी ऐसा सवाल आए तो जरूर बना लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो बच्चों जब भी चाल और दूरी दी हो तो आपको समय ही निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम निकलेगा ही समय का और किसी चीज का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। 6 कर लिया हमने, अरे वाह। 7वें पे आते हैं।
ए बी और सी का अनुपात 2 3 4 और ये हमें दे रखा है 33, तो हमें सी का वैल्यू पता करना है। बहुत आसान प्रश्न एक बार फिर आपके सामने है। तो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने हो तो हमारे दिमाग में एक बात आती है यार कि ए की वैल्यू 2 रख दूं, बी की 3 रख दूं, सी की 4 रख दूं और उत्तर ले आऊं। अगर आप ऐसा करने लग गए तो भाई जब ए बी सी की वैल्यू ही आपने पता कर ली, फिर निकाल क्या रहे हो? सी तो पूछा है, तो फिर क्या निकाल रहे हो? फिर तो सब यूजलेस है। और यहां रख भी दिए मान तो करोगे क्या? कुछ नहीं। तो बच्चों जब भी ऐसी चीजों की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब आपको कुछ थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा इन सवालों में। तो बच्चों इनको फिर हम के करके मानते, के कि इसका रेशो हटा दो और के मान लो कि जैसे ए बराबर 2 के, बी बराबर क्या हर जगह, हाँ जहां हमें वैल्यू पता करनी होगी वहां हमें इनको हटाना पड़ेगा रेशो से। और रेशो से हटाने की सजा है कि इनके साथ के लगाना ही पड़ेगा। 4 के, आप के क्यों लगाते हो सर? एक्स लगा लो, वो आपकी मर्जी है। एक्स एक्स से आप डरते हो ना, इसलिए मैं एक्स नहीं लगा रहा। चलो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है आप पे। तो बच्चों यहां पर मुझे ए बी सी की तीनों की अलग अलग वैल्यू मिल गई। अब मैं यहां रख देता हूं 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 33। अब बच्चों यहां मैं वैल्यू रखूंगा सीधा सीधा, 2 गुना जो आप कह रहे थे ना रख दो वैल्यू, अब रख रहा हूं देखो 2k, बस के में रखनी है ये। 3 गुना b की वैल्यू 3k और बच्चा c का क्या है 4 गुना 4k। तो यहां से k हमें मिल जाएगा, k की वैल्यू क्या है? अगर k मिल गया तो c बराबर 4k है, 4 गुना वो कर देना k का मान जो भी आए। तो k यहां से आएगा 4k माइनस 9k प्लस 16k। तो टोटल के कितना हो गया? बहुत सारे बच्चे 16 9 25 जोड़ देंगे और 4 में से घटाएंगे। नहीं नहीं, पहले जोड़ने वाला जुड़ेगा। 16 और 4 20 के, 20 के माइनस 9 के, ऐसे होगा बच्चों ये। तो ये आएगा आपका 11 के इज इक्वल टू 33। तो के का वैल्यू क्या मिल गया यहां से? के इज इक्वल टू 3। अगर के 3 मिल गया तो सी की वैल्यू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो सी हो गया हमारा 12, क्योंकि सी ही तो पूछा है। अगर बी पूछता तो 3 इंटू 3 9, तो ये हमारा 12। तो कितना आसान प्रश्न रहा बच्चों, बिल्कुल ही आसानी से आपने इसको निपटा दिया। बस बात कितनी सी थी कि यहां पर ए बी सी की वैल्यू रखनी पड़ेंगी, पर वो मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता, क्योंकि अगर इसको रेशो से हटाओगे तो कुछ सजा आपको देनी पड़ेगी। तो सजा ये है कि के लगा दो इनके साथ। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे, और भैया जब के लगा दिया अब वैल्यू रख लो खुशी खुशी। तो यहां से के निकल जाएगा आपका, और के निकल गया 3। तो भैया सी की वैल्यू पूछिए 4k है, 4 इंटू 3 12। बहुत आसान। चलिए अब मैं 8th क्वेश्चन पे आता हूं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? एक बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये यूपी पुलिस में पिछली बार पूछे गए थे ऐसे। त्रिगुणांक, एक नया वर्ड आया था बच्चों, त्रिगुण। ऐसे पूछा गया था एक बार, इसमें बोला ये तो चलो त्रिगुणात्मक बोल दिया, इसमें त्रिगुण बोल दिया। त्रिक त्रिक, त्रिगुण भी नहीं, इसका दूसरा नाम उन्होंने निकाला था, और ये पहली बार हम लोग सुन रहे थे। त्रिक, त्रिक रेशो बताओ, त्रिक रेशो, ये त्रिक रेशो में है, ऐसे बोल दिया। अब यार ये त्रिक रेशो किसने क्या सुना, कुछ नहीं पता, क्योंकि हिंदी बड़ी टिपिकल चीज है। अब यहां अंग्रेजी में भी पढ़े तो ट्रिपल, तो ट्रिपल, त्रिक तो ट्रिपल ही होगा। अब ये ट्रिपल क्या होता है इसका भी समझ में नहीं आया। हालांकि ये मैंने आपको समझने के लिए यहां लिख भी दिया, ये मैंने अपने पास से लिखा है। यूपी पुलिस में नहीं आया था बच्चों घनानुपात, ठीक है? अगर वहां आता तो बहुत सारे बच्चे समझ के इस सवाल को सही कर जाते, पर ये बहुत सारे बच्चों का, मैं कहूंगा 99% बच्चा इसको गलत करके आया था एग्जाम में। और ये प्रश्न कैसा है? बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूं कि tan x, एक्स भैया सवाल में दे रखा, मैंने ना माना कभी यूं क्या हो गुरुजी एक्स करवा रहे हो,
4x+8। और ये बहुत आसान है, इस x से डरना मत। जो x सवाल में आता हो वो सवाल आसान होता है, और जो x हम मानते हो उसे चाहे मुश्किल मान लेना आप, लेकिन सवाल में अगर x दिया समझ लो बहुत आसान सवाल है। तो देखो x दिया है ना तो आसान है, तो भाग, ये अनुपात का मतलब भाग, इसलिए मैंने भाग लगा दिया। 10x+5 अपॉन, ये अपॉन का निशान, और 4x+8। ये कह रहा है ये दोनों, इन दोनों का त्रिगुणात्मक है। ये जो है इसका त्रिगुणात्मक है, इसका त्रिगुणात्मक ये है, तो इसका मतलब ये त्रिगुणात्मक है इसका, तो भाई इसको ऐसे रखते हैं इसके बराबर। और इसका त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक इस बात को बोला जाता है कि 3 घात। और अगर मैं इसको समझूं अब घनानुपात, घन, तो इससे तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे गए यूपी पुलिस में ऐसे, एक तो त्रिगुणात्मक दिया एक प्रश्न में, और एक में त्रिक अनुपात दिया, तो भाई दोनों में बच्चों को फेल कर दिया। ट्रिपल, ट्रिपल भी कहा तो ट्रिपल से बच्चा सोच रहा है 3 गुना करना है इसका, तो इसलिए बच्चों का सवाल गलत हुआ एग्जाम में। अब आप नहीं करोगे तो भैया द्विक अनुपात कहे तो स्क्वायर कर दो, त्रिक अनुपात कहे तो 3 घात कर दो, चतुर्थ गुणात्मक कहे, चतुर्थ गुणात्मक, तो फिर 4 अनुपात कर दो। चतुर्थ अनुपात नहीं, चतुर्थ गुणात्मक बोले तो कह रहा चतुर्थ गुणा तो 4 गुना करना चाहिए, पर नहीं, तो ये अनुपात में चतुर्थ गुणात्मक बोल रहा है तो 4 पावर होंगी। आगे से याद रहेगी ये चीज भी, आपने यहां से अब सीख ली है। 10x+5 4x+8 इज इक्वल टू बच्चा 125/8 512। अब ये तिरछी गुणा करके मेरे को सही करना है इसको, इस सवाल को। अब ये सही कैसे होगा भाई, इसको तो भाई अब थोड़ा सा निपटाना तो पड़ेगा बच्चों। ये 512 यानी 5120, देखो इन दोनों में गुणा होती है, इसकी प्लस लग गया तो इन दोनों में अलग अलग गुणा। 5120 x 512 की अब जब इसमें करूंगा तो 2560 हो जाएगा। 512 गुणा 25 5। अब बच्चों नीचे अगर मैं देखूं तो भाई नीचे को क्यों थोड़ी लिखूंगा, बराबर में लिखूंगा, बराबर 125 की इसमें करूंगा तो भाई ये हो जाएगा 500x। 125 की जब 8 में कर रहा हूंगा तो बच्चा 1000 आएगा पूरा। अब मैं x में से x घटा देता हूं बच्चों, 500 घटा दूं इसमें से तो ये हो जाता है 4620, और उसको उधर ले जाऊं 1000 माइनस, तो ये माइनस क्या आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, माइनस तो नहीं था कोई से में, नहीं ठीक ही है। और अगर मैं इसको ले जाता हूं 2560 तो ये 1560 बनता है बच्चों, लेकिन ये तो माइनस का बन रहा है उधर ले जाने पे। अब कोई बात नहीं भाई, अब बन रहा है तो बन रहा है, क्या कर सकते हैं, 0 से 0। बच्चे कुछ तो या तो सवाल में गलती है, कहीं हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ 12 42, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 42 गुना होगा, 42 गुना होगा, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कि हम गलती कहाँ कर गए हैं। 5 का क्यूब और 8 का 512, 512 की गुणा करूंगा तो सब तो मैंने मेरे ख्याल से सही किया है, या तो भाई हम क्वेश्चन कुछ गलत लिख के लाए हैं या कुछ और गड़बड़ है। ठीक है चलो, मैं नहीं आ पाऊंगा कल तो मैं राहुल सर से इस क्वेश्चन को लुवा दूंगा, पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कुछ मैं मिसिंग कर रहा हूं इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसिंग चल रही है। 42 42 42 क्या कह रहे हैं यार, ये समझ नहीं यार, थोड़ा रोको यार कमेंट। 8/5 5/8, नहीं नहीं नहीं, 500 5000 5000 5000 125 नहीं यार, क्या कर रहे हो, सही तो है सब। 510 गुणा 10x+5 125। बच्चों अब तो आप पता नहीं क्या क्या कहोगे, मुझे नहीं पता क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। अभी मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूं अपने हाल पे, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। 42 गुना होगा, 42 गुना किस चीज का वो मैंने नहीं सुना। अच्छा ये 4 की जगह 42 आएगा,
बच्चों वो अब पता चलेगा यार मैंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, ठीक है, 42 है यार, 42 ये पकड़ रहे हैं यार, हम नहीं पकड़ पा रहे, क्या बोल रहे हैं ये। 8, 10, 5, ठीक है, 50। बच्चों अब मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा दिमाग दूसरी चीज पे चल रहा है, क्योंकि समय पर, समय, क्योंकि मुझे 1 घंटे में ये क्लास खत्म करनी है। ठीक है, चलिए, जो भी है अब आपके हाल पे छोड़ दिया इस सवाल को, आपके हाल पे इसको मैं छोड़ता हूं। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, यह सवाल में कहीं तो हुई है। मैं कल राहुल सर से इसको रिपीट लगवा दूंगा क्लास में, ठीक है। चलो, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने और सी के निवेश का 4 गुना है। तो ए के निवेश का 3 गुना, 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, 2 गुना बी का निवेश, और सी के निवेश का 4 गुना, सी के निवेश का 4 गुना। ये तीनों चीजें बराबर हैं, ये तीनों चीजें बराबर हैं, बिल्कुल। 4 की जगह 42, हाँ वो क्वेश्चन में कहीं गलती है बच्चों। अब जो भी है अब छोड़ो उसको, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, वो है करने का। ठीक है, अब मैंने आपको और क्या बताना है बच्चों। सी का हिस्सा ये दे रखा इस पूरे लाभ में। तो अब यहां पर आपको ए बी सी का रेशो पता करना होगा। जब भी गुना वाले सवालों में रेशो निकालना हो तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ता है। आपको पता होगा 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, 2 छिक्के 12 और 4 तिया 12। इस 12 को हटा दिया जाता है। हम कहेंगे कि ए बी सी का रेशो 4, 6 और 3 आ गया। क्या ऐसा हर सवाल में होता है? हाँ जी, जहां भी गुना में आएगा, दुगुना, वो उसका दुगुना, वो उसका 3 गुना, वो उसका 4 गुना, तो आपको ऐसे करके और यहां पर इनका एलसीएम लेकर के, एलसीएम में इसका भाग दो 4 बार, 2 छिक्के 12 और 4 तिया 12, तो रेशो बन गया 4, 6 और 3। अब बच्चों यहां पर सी का हिस्सा अगर ये दिया है तो ए का हिस्सा पूछा है, तो यानी सी का हिस्सा, सी का रेशो कितना है सर? 3। 3 रेशो की वैल्यू दी है 4863। अगर बच्चों ये कहता बी का हिस्सा है तो मैं कहता बी का रेशो है 6, तो 6 रेशो इज इक्वल टू ये करता। अगर ये कहता ए का हिस्सा है तो मैं कहता ए का हिस्सा 4, तो 4 रेशो इज इक्वल टू ये करता। अब मुझे एक रेशो की वैल्यू पता करनी है तो मैं इसमें 3 का भाग दे दूंगा, तो 1621 आ जाएगा एक रेशो की वैल्यू। लेकिन मुझे ए का हिस्सा पता करना है, तो ए के हिस्से में है सर 4 रेशो, तो 4 रेशो इज इक्वल टू 1621 गुणा 4, 6484। 6484 कहां है हमारा उत्तर, उसको लगा दीजिए। इतना आसान है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देखते हैं एक बार। कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है, कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। 5 पूर्णांक हैं जो 3 से शुरू हो रहे हैं और लगातार हैं। तो 3 से शुरू हो रहे हैं, लगातार 5 पूर्णांक हैं, तो 4, 5, 6 और 7, क्योंकि लगातार तो यही होंगे। अब इसके बाद क्या बोला, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं एक सेट में। ये बना दिया पूरा सेट, इसको कह दूं कि ये बन गया सेट। ठीक है, ये सेट बन गया पूरा कंप्लीट। अब यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दे तो भाई इसको हटा दो, तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ओहो हो, तो इस टाइम पे भी एवरेज देखना है हमें। अब एवरेज क्या है, तो ये बच्चा पहले एवरेज, पहले एवरेज क्या था, जब ये 7 था इनके साथ, तो आपको एवरेज निकालना आता है ना, तो इनका एवरेज 5 आएगा। जब लगातार हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दो, 7 3 10 बटे 2 5, पहले एवरेज ये। अब एवरेज क्या है, अगर 7 हटा दूं तो एवरेज क्या बनेगा, 7 हटा दिया तो 6 और 3 9 बटे 2, 4.5 है कि नहीं है। एवरेज निकाल लेना बच्चों दोनों का अलग अलग। तो ये कह रहा कितने परसेंट की कमी हुई, यहां पर परसेंट कमी निकालनी है आपको।
तो परसेंट कमी कैसे निकालता हूं? पहले तो एक्चुअल देखो कमी कितनी है, 5 माइनस 4.5। ये कमी हुई किससे है सर? 5 से हुई है। जिससे कमी हुई है गुणा 100। बच्चा अगर पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 10% हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है ना, घना आसान है। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आता हूं, 11वां। ये 11वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? यह भी यूपी पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। अधिकतम वेतन पाना है किसी को, मतलब ज्यादा वेतन चाहिए, तो कौन सा विकल्प उसको चुनना चाहिए? ऐसा यूपी पुलिस में ये 2019 में पूछा गया था, 2019 वाले पेपर में। पेपर 2019 में हुआ था, यानी 49,568 जो वाली वैकेंसी थी उसमें ये प्रश्न बना था बच्चों। तो इस प्रश्न को करने के लिए मैं क्या करूंगा? अधिकतम वेतन पाना है तो यानी हर तिमाही में 10% की वृद्धि करवाऊं। 3 महीने हो 10% वृद्धि, फिर 3 महीने, फिर 10% वृद्धि, फिर 3 महीने 10% वृद्धि, हर साल वेतन में 40% वृद्धि कराऊं। इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? आप कहोगे सर तिमाही, साल में अगर तिमाही देखूं, एक वर्ष में 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, पूरा एक साल बन गया। तो ये तो कह रहा है या तो 10% ऐसे बढ़ाएं हम, या सीधा एक वर्ष में कह दें कि 40% वृद्धि कर दो। तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वेतन वृद्धि के लिए? अब बच्चा सोचता है कि यार ये भी तो 40 ही है, तो बच्चे कहेंगे दोनों समान है। समान नहीं है बच्चों। समान क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर उसको 100 रुपए मिलते थे, 100 रुपए वेतन था, यहां पे भी 100 था, इसकी वजह से तो बढ़ेंगे 140, यानी पूरा 100 पे हो रही है 40% की वृद्धि। और यहां जो होगी बच्चों, पहले 110 हो जाएंगे 3 महीने बाद ही। अब 3 महीने बाद फिर क्या होगा? इसके 3 महीने बाद अब इसका 10% बढ़ेगा, तो यानी 121 हो जाएगा। इसका 10% क्या होगा? 11, तो 121 हो जाएगा। तो देखो इसके हिसाब से बढ़ते तो 20% बढ़ता, 20% मतलब 20 रुपया, 100 का 20%। लेकिन इसके हिसाब से बढ़ा तो 6 महीने में हमें फर्क दिख गया कि 20 रुपया नहीं बढ़ रहे, 21 रुपया बढ़ रहे हैं। 21% बढ़ गया। और जाऊंगा अब तो 121 का 10% बढ़ेगा, 12.1 रुपया। और इससे हर टाइम ही 10 रुपया बढ़ते, 40 ही बढ़ेंगे टोटल। यहां तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फायदा तो इससे है कि हर 3 महीने देते हैं, 3 महीने में 10% दे दो जी, हमें साल में 40% वृद्धि ना चाहिए, हमें तो 3 महीने पे देते रहो 10% वृद्धि। तो इसमें तो बड़ा फायदा है। तो यहीं पर मेरे को दिख गया, तो मैं कहूंगा भैया फायदा जो असली है ना वो ए वाले में, ए वाले में हर 3 महीने पर 10% बढ़ाओ और मजा उठाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करें। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो भैया 40 का पहले तो वर्ग करो, इसके 40% निकालो, 40 के वर्ग का 40%, इसका 1/4 भाग ज्ञात करो। 40% को 2/5 लिखना चाहते हो तो 2/5 लिख दो, बात तो वही है। तो 1600 गुणा 40/100 गुणा 1/4। क्या ये प्रश्न भी आसान? बच्चों ये प्रश्न इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस ने पूछे हैं पहले। ठीक है, तो आपको मतलब वो चाहते हैं कि आपको परसेंटेज का हिसाब लगाना आता हो। तो 4 की गुणा 40 में करूं तो 160, बहुत ही आसानी से उत्तर हो जाएगा। ये रहा। चलो सबने कर लिया होगा। ये वो प्रश्न होते हैं कि जिसको हर बच्चा कर जाए, और जो बच्चा इनको भी नहीं करता
उसका बच्चों फिर कल्याण होना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए मैथ सीखने का। चाहे पूरा 18 में से 15 ना हो, 18 ना हो, 10 भी ना हो, 5 भी ना हो, 2-4 तो हो। उससे तो अच्छा रह जाओगे ना कि भाई मैथ आया और एकदम ब्लैंक, तुक्का मार के आओ। उससे तो घने अच्छे रह जाओगे, है ना। तो इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे जरूर डाले जाते हैं, उनमें से एक था कि जिसको सब करें। 13 पेपर का जो एग्जामिनर बनाता है वो उस लेवल का रखना चाहता है कि हर तरह का बच्चा संतुष्ट रहे। ठीक है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी और प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% लाभ हो जाता हो। अब बच्चों यहां पर बच्चा पता है क्या गलती करेगा, यहां पर सिर्फ एक गलती करेगा, वो 10 रुपए को, 11 रुपए को, 15 रुपए को जोड़ने लगेगा। कितने रुपए की खरीदारी हुई, 15 11 26 करेगा, 26 10 36, 36 रुपए में कितनी वस्तु खरीद, 7 9 14, ऐसे करने लग जाएगा। आप भी ऐसे करने लग गए हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इस बात को आप नहीं पढ़ते कि ये जो दर है, दर का मतलब होता है, दर का मतलब प्रत्येक 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 वस्तु, प्रत्येक वस्तु। यानी बच्चों प्रत्येक वस्तु 10 रुपए की एक वस्तु, अब उसने 7 खरीदी तो 70 गए हैं उसकी जेब से। तो मैं खरीद दिखाना चाहता हूं आपको, खरीद खरीद टोटल निकालना पड़ेगा। 10 रुपए की एक वस्तु, उसने 7 वस्तु खरीदी तो 10 गुणा 7। ये गलती करते हो ना आप, इसलिए सवाल रखा है। 11 रुपए की दर से 9 वस्तु तो 11 गुणा 9, और 15 रुपए की दर से 14 वस्तु तो 15 गुणा 14। बच्चों टोटल क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 70 प्लस 99, और इसको अगर मैं जोड़ने लगूं तो ये बन जाएगा 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21 210। ये हमारी खरीद बनेगी। कितनी वस्तुओं की खरीद है न्यू और बता देना अभी। तो भाई 2 और 1, ये टोटल जोड़ूंगा तो 9, 7 और 9 16 और 1 17 और 2 और 1 3, 379 बैठेगा ना बच्चों। 9 और ये 9 और 1 10 और 7 17 और 2 और 1 3, 379। अब वो कहता है कि आपको 20% लाभ और चाहिए, आपको 20% लाभ और चाहिए। लेकिन ये वस्तु कितनी है, वस्तुएं सर 7 9 और 14, 7 9 और 14, इतनी वस्तु हो जाएंगी। तो 9 7 16 30 वस्तु, ये 30 वस्तु इतने की खरीद है 379 रुपए की। हमें एक वस्तु की खरीद निकालनी होगी तो क्या करूंगा, बटे 30, एक वस्तु की खरीद आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे निकालनी होगी भाई, मुझे लाभ भी लेना है 20%, 20% अगर मुझे लाभ लेना है तो बच्चा 20% को 1/5 अगर कोई फ्रैक्शन से करता है तो इसमें 6/5 की गुणा करनी पड़ेगी या 120/100 करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, 379 गुणा 120/100 या 6/5, जो आप कहो। और बच्चे नीचे 30 का क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि एक वस्तु का बेचना देखना, बिक्री लानी है, इसलिए ये कर रहा हूं। खरीद लानी होती तो यहीं भाग दे देता। उसने पूछा है प्रति वस्तु बिक्री मूल्य, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो भाई 5 से ये 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। अब आपको ये काटना पीटना पड़ेगा, और इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। तो 379 गुणा 6 बटे 150। बच्चे थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, 6 से 25 बार और 25 से इसको काट दूं, 25 एकम 25, 12 129, 25 पंजे 125, फिर बचेगा 40, 4 और 4 से 25 एकम 25, फिर 15 बचेगा, 25 छिक्के 150, 15.16 ये आ रहा, ये रखा उत्तर।
थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बच्चों, इतना तो यार काम हम उम्मीद करते हैं आपसे कि बच्चे लोग इतना काम तो करोगे। 14वां प्रश्न, कोई निश्चित धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। तो जब भी ऐसे अलग अलग दर आए ना, सीधा कि परसेंटेज देखो, और यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त इतने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा हो, बहुत आसान है बच्चों कि जो दर होती है ना, ये वृद्धि ही होती है, ब्याज ही होता है। 4% साधारण ब्याज में 4% की दर 3 गुणा 4% प्लस, अब 4 वर्ष में 8% की दर, 4 वर्ष में 8%, कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष, 3 वर्ष, टोटल मुझे 11 वर्ष देखना है, 4 3 7, मुझे 11 वर्ष तक देखनी है। तो भाई साहब टोटल 11 है, तो मेरे 7 वर्ष हो गए, अब कितने वर्ष और बच गए? सर 4 ही वर्ष और बचे हैं। तो सर 4 वर्ष, क्योंकि 11 वर्ष देखना है मुझे टोटल। तो बच्चा ये 3 वर्ष, ये 4 वर्ष, 7 वर्ष, अब कितने वर्ष और आएंगे? 4। ये बच्चे 4 पूछोगे आप, ये 4 कहां से आया? क्योंकि आगे 7 वर्ष दिया, 7 की बारे में गुणा नहीं करूंगा, सिर्फ 4 की करूंगा, क्योंकि मुझे 11 वर्ष का तक देखना है सिर्फ। अगर मुझे 12 वर्ष तक देखना होता तो मैं यहां 5 ले लेता, क्योंकि मुझे पता है अगले 7 वर्ष तक यही दर रहने वाली है, तो इन 4 के लिए भी यही दर रहेगी। तो टोटल कितने % ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज बढ़ चुका होगा? ये ब्याज है, जो दर से बढ़ता है वो ब्याज है। 12, 32 और 48, 12% प्लस 32% प्लस 48%, कितना ब्याज हो गया? तो ये 80 प्लस 92% ब्याज, इसको कहूंगा ये ब्याज है साधारण। और ये तो ब्याज कह रहा है 27,600 है 11 वर्ष का, मेरा ये आ रहा है, तो 92% बराबर 27,600। और मूल पूछा है तो मूल को कहते हैं 100% की वैल्यू। तो 1% कितने का बच्चों? 27,600 अपॉन 92। और 100% निकालने लगूं तो बच्चों 100% मतलब मूल तो गुणा 100 हो जाएगा, 1 की वैल्यू में 100 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो ये 92 से काटें कैसे? अब काट लो बच्चों, काटना तो पड़ेगा यार। 2 से 46 बार कट जाएगा, 4 से ही काट दो ना, 4 से 23 बार, 4 से 25 बार, और 23 से ही कटता होगा पक्का। 23 से कम 23, 4 23 दूनी 46, 1200। 25 और 12 की गुणा होती है 300, और 2 जीरो और आगे 30,000 रुपया जहां आ रहा होगा उत्तर है आपका। ये रहा इस सवाल का आंसर। बहुत आसानी से हमने इस सवाल को निपटाया है। साधारण ब्याज का सवाल था पर है बहुत आसान। मेन बात है कि ये 4 कहां से आया, जो इसको पकड़ लेगा सवाल को पकड़ लेगा। ठीक है, अब 15वें सवाल पे आता हूं। 15वां सवाल बच्चों क्या कहता है, जरा देखो। अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए, अब 60% को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आप देखते होंगे सर इसको 3/5 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? या आपको यहां लिखना है, यहां लिख दो। 60% मतलब ये, तो 20 से काटूंगा 3/5। क्या आपको मालूम है कि 60% को ये लिखा जा सकता है 3/5? हाँ, तो इसका मतलब है कोई व्यक्ति अपनी जो गति है, गति जो है उससे 3/5 से चलते हुए। तो बच्चों जैसे मैं कहूं कि अब और उसकी वास्तविक, अगर मैं गति का बनाऊं, गति कैसे कि वो अपनी जो वास्तविक गति है वो उसकी 5 है, लेकिन वो चल रहा है अब 3 की से, तो 3 और 5 का ही तो रेशो आ रहा है ये। समझना, ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है कि जो अपने गंतव्य पर इतनी देर से पहुंचा हो, इतनी, क्योंकि उसकी चाल ही बदल दी उसने। चाल थी 5 की, कर दी उसने 3 की, तो लेट तो पहुंचेगा ही। कितना लेट पहुंचा? 1 घंटा 40 मिनट। पर बच्चों ये तो समय है, तो जब भी आपको गति से समय की तुलना करना हो तो इस गति के अनुपात को समय का अनुपात बना देते हैं। ये कैसे बनता है बच्चों? 2 में तो इसको ऐसे ही पलट दो, 5 3, बस
5 3, जिसकी गति ज्यादा उसको समय कम। देखो जिसकी गति ज्यादा उसका समय कम, ये उल्टा हो जाता है सीधा सीधा। ये बात पता होगी, चाल समय दूरी में पढ़ाया तो गया होगा जिसने भी आपको पढ़ाया कि ये ऐसे हो जाता है। बच्चों अब ये जो समय है 1 घंटा 40 मिनट, क्या इसको 100 मिनट लिख सकता हूं? अगर मैं मिनट में लिखना चाहूं तो मिनट में ही लिख लो ताकि आसान रहे। तो भाई जो समय लग रहा है उसको अब लग रहा है ये, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट। तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट जो समय लग रहा है उसको, जो 100 मिनट समय लग रहा है कब लग रहा है? ये कब लग रहा है? ये बच्चों अब लग रहा है उसको। तो ये उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां जो अंतर है ना बच्चों, वो 2 का अंतर है, क्योंकि ये अंतर ही तो है 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा। तो हम भी यहां पे अंतर ही तो देखेंगे। तो भैया 2 रेशो बराबर 100 मिनट, 100 मिनट। तो 1 रेशो इज इक्वल टू 50 मिनट का रेशो है, 1 रेशो 50 मिनट का। तो ये कह रहा अगर वो सामान्य चाल से चलता, वास्तविक चाल से चलता, तो उसको कितना समय लगता? तो वास्तविक में तो 3 रेशो है, तो वास्तविक में लगते 3 आर। तो 3 आर गुना 3 गुना 50 यानी 150 मिनट। 150 मिनट में क्या होता है बताओ सर? 2.5 घंटा। लगा लो हिसाब भैया, 120 मिनट 60 का भाग दो, 2 घंटे पूरे और 30 मिनट ऊपर के, तो 2.5 घंटा कह सकता हूं। ये रहा, ठीक है। आपका अपना तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, वो वैसे भी कर लेना, तो जैसे करना चाहो। क्योंकि बच्चों ये है देरी। अगर ये कहता 1 घंटा 40 मिनट में अब पहुंचा है, तो मैं कहता 5 रेशो बराबर 100 मिनट। लेकिन उसने बोला ये देरी है, देखो खुद 1 घंटा 40 मिनट की देरी। तो ये देरी का मतलब अंतर दोनों का। तो 2 रेशो इज इक्वल टू 100 मिनट। ऐसे किया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 16वां। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में, 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया। जब भी ये ऐसा सवाल आए ना बच्चों, आदमी और दिन, कुछ मत करना, बहुत आसान सवाल होता है ये। कि जब भी कि 30 दिनों बाद, ये पहचान है इस टाइप की कि 30 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक काम करना है कि 12 आदमी थे ना, 90 दिन का काम था पूरा, लेकिन 30 दिन बाद कंडीशन ही बदल गई। तो इस सवाल को हम पूरे को 30 दिन बाद पे इमेजिन करते हैं कि 30 दिन बाद क्या रहा होगा, कि 30 दिन बाद क्या रहा होगा। कि 12 आदमी 90 दिन में नहीं करेंगे 30 दिन बाद। 30 दिन बाद क्या करेंगे? वो 12 आदमी 60 दिन में करेंगे इस काम को, 30 दिन बाद। तो मैं कहूंगा 12 आदमी, इस 30 को इसमें से घटा लिया जाता है कि इनके लिए 60 दिन का काम है। अब बच्चों अब क्या हुआ बाद में कि सर 2 आदमी ने काम छोड़ दिया और 8 और आगे। तो 12 में 2 ने तो काम छोड़ दिया, 8 और आगे। 12 आदमी ही लगे रहते तो काम 60 दिन में हो जाता, यही काम। लेकिन अब ये कंडीशन हो गई, तो अब वही काम कितने दिन में होगा, बस ये पूछा है। ऊपर की गुणा कर दो, नीचे का भाग दे दो, उत्तर। तो भैया ऊपर है 12 गुणा 60, नीचे क्या है 12 में से दोगे 10 और 8 18। तो 18 तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 3 से 20 बार, 20 दूनी 40। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। खत्म। 40 सीधा, जैसे भी आप कहना चाहो, बहुत आसानी से हमने इसको समझा है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, और इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा हमारा, लास्ट। इसके बाद एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या। बच्चों एक फॉर्मूला है, यदि n भुजाएं हो, यदि n भुजा हो साइड, तो फॉर्मूला विकर्ण का फॉर्मूला सीधा सीधा आप याद रख लो, n × n-3/2। हर जगह लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है भाई साहब ये इस पे,
विकर्णों की संख्या का। और अगर भूल भी जाओ तो इसको चेक भी कर लेना, क्योंकि अगर चतुर्भुज है ना, इसमें 2 ही विकर्ण होते हैं, तो 4 रख के चेक भी कर लो अगर कभी कंफ्यूजन हो कि n की जगह 4 रखो। 4 गुणा 4 माइनस 3 यानी 4 गुणा 1 बटे 2, 4 बटे 2, उत्तर 2। तो 2 ही होते हैं 4 भुज आने वाले। लेकिन पंचभुज बन जाए तो उसमें कितने विकर्ण, n की जगह 5 रख दो, सिंपल। हमेशा उत्तर पूरा पूरा आएगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा कटे ही ना। तो अब मैं क्या रखूंगा, भुजा कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 में से 3 गया 7 बटे 2, 2 पंजे 10 यानी 35 विकर्णों की संख्या होगी। जब भी ऐसा प्रश्न होगा अब आप इसको बिल्कुल उड़ा डालेंगे बच्चों। और लास्ट प्रश्न है, 18 ही लाया हूं आज, क्योंकि बच्चों कभी कभी यूपी पुलिस में 18 भी आते हैं और मेरी स्पीड ही ऐसी है कि मुझे रोज अनुभव भी नहीं है। इसको मैं रोज नहीं ले रहा इस प्रैक्टिस सेट को कि भाई मैं 18 कितनी देर में करवा दूंगा, है ना। तो 1 घंटे में मुझे भागना ही पड़ता है, उस दिन बड़ी भागदौड़ हो गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय सिलेंडर, सिलेंडर बच्चों सिलेंडर पता होना चाहिए, बेलन को कहते हैं, कभी वहां बेलन ही ढूंढते रहो। तो इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान लो कि सिलेंडर जो है बेलन के लिए बोला जाता है। और सिलेंडर का आपको ऊंचाई का अनुपात, इनका दोनों का आयतन समान है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। बच्चों इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, अगर आप 3D सीख रहे हो तो, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर यह बोलता है कि त्रिज्याओं का अनुपात, जब भी ऐसे अनुपात दे दे तो उनको 3r और 1r कहेंगे हम। आर लगा दो। ये ऊंचाइयों का अनुपात कहता तो मैं 3h 1h कह देता। अब बच्चों दोनों का आयतन अलग अलग है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया देखो, पाई r1 स्क्वायर h1, दोनों का आयतन समान है, तो दूसरा हो गया पाई, तो दोनों में सेम रहेगा, पाई का मान कभी नहीं बदलता। r2 क्योंकि r अलग है इसकी और इसका h2 अलग है, पाई आर स्क्वायर, गुणा नहीं लगाना मत लगाओ, h2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पर पाई से पाई काट दूंगा, r1 की जगह में 3r का स्क्वायर गुणा h1 बराबर r2 की जगह 1r, तो 1r को तो r ही लिख लो, r स्क्वायर इंटू h2। बच्चों r, क्योंकि ये 9r स्क्वायर है h1 और ये r स्क्वायर h2, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, h1 का h1 के सामने, तो h1 h2 क्या आ जाएगा बच्चों रेशो, h1 का जो h1 के सामने हो तो 1 बार है और ये 9 है, 1:9 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 1:9। अगर आप 3D सीखते हैं तो इतना तो आपको सबसे बेसिक सवाल है और ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है बच्चों। तो आज के सवालों का आपका स्कोर क्या रहा, 18 में से आपका स्कोर क्या रहा, ये जरूर आप अपना कमेंट में कर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं भी देख पाऊं फिलहाल मेरे बच्चों की यूपी पुलिस में क्या स्थिति चल रही है। नमस्कार, धन्यवाद।